हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट जिसका नाम है, और पार्ट नंबर 3 अपने आज इंग्लिश मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो अपने हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रैक्टिकल के लिए आज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बच्चों एक नई एनर्जी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कोई ऐसे नहीं भी कोई नाम है व्हीटस्टोन किसी चीज़ का, ये एक आदमी का ही नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। ठीक है, तो देखने में सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन अंग्रेज़ों के नाम ऐसे ही होते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है भी, होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज और काम क्या आता है ये। तो मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें से आपके पेपर के लिहाज से अगर अपने देखें, जो आपका पेपर है उसमें तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर में से, तो उसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल आपका इसी पर ही बेस्ड है। प्रैक्टिकल आपके इसी पर बेस्ड होंगे, तो प्रैक्टिकल के लिए प्लीज़ ज़रूर समझना इस टॉपिक को। और इंग्लिश मीडियम वालों से मुझे नाराज़गी है एक, कि वो वीडियो बहुत ही कम देखते हैं। ठीक है, तो इस बार दिखा दो कि आप हिंदी मीडियम से पीछे नहीं हो, आगे ही हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मुझे उसका यानी कि फल मिलता है कि बच्चे वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन 1942 इंग्लिश साइंटिस्ट प्रोफेसर सी एफ व्हीटस्टोन कंबाइंड 4 रेजिस्टेंस, 1 बैटरी एंड 1 गैल्वेनोमीटर टू मेक ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी कैन फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस। दिस सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो क्या है कि 1942 में सर जो प्रोफेसर थे सी एफ व्हीटस्टोन, ठीक है, ये एक प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल टाइप का एक सर्किट बनाया, और उस सर्किट में उन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, एक बैटरी कनेक्ट की और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने अपने यूज़ में ली। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। तो उन्होंने एक स्पेशल टाइप का सर्किट बनाया, और इस सर्किट की हेल्प से जो सबसे मेन चीज़ थी कि हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी कैन फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस। अपने कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन हो तो वो अननोन रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, और दिस सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट को अपने क्या बोल देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, अपने नाम पर ही उन्होंने इस सर्किट का नाम रखा था। तो देखो ये जो इंट्रोडक्शन होती है ना, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते इंट्रोडक्शन में से, लेकिन मेरा नोट्स में लिखने का मकसद यही रहता है कि आपको पता तो लग जाए भी होता क्या है ये चीज़। ठीक है, उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन हो तो जाए, परिचय हो जाए, तो वो चीज़ बढ़िया रहती है। समझ आई बात। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, चाहे किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अपने पास टॉपिक आता है तो उसमें आप क्यों या किंतु परंतु नहीं कर सकते कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होता है या और है। ये सारा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर रिजल्ट दिए। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो रिजल्ट दिए होते हैं वो रिजल्ट को आप काट नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये वाला ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने इस टाइप से कनेक्ट किया वो वाला सर्किट। 4 रेजिस्टेंस लिए, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, इन चारों को सबसे पहले कैसे कनेक्ट किया, ये बीच वाली लाइन भूल जाओ, ये उन्होंने बाद में लगाई थी कि पी और क्यू थे, उनको उन्होंने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, और आर और एस को सीरीज में जोड़ा, और आपस में इनको पी और क्यू और आर और एस को आपस में क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए और सी के बिटवीन लगा दिया, और इस ए और सी का जो कनेक्शन है एक बैटरी और एक की के साथ कर दिया। इतना सर्किट बना दिया। अब उसके बाद व्हीटस्टोन ने क्या किया कि एक गैल्वेनोमीटर लगाया यहाँ पे, ये जो बी और डी जो इसके बीच वाले पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इनके बिटवीन एक गैल्वेनोमीटर और एक की लगा दी K2। समझ आई बात। तो ये की लगा दी उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस अरेंजमेंट की हेल्प से कि उन्होंने क्या किया, ये वाले 3 जो रेजिस्टेंस थे पी, क्यू और आर, ये नॉन रेजिस्टेंस ले लिए, यानी जिनकी वैल्यू अपने को पता थी, और इस एस एक अननोन ले लिया, और इस एस की वैल्यू फाइंड कर ली उन्होंने इस सर्किट की हेल्प से। ठीक है, उन्होंने कहा कि पी क्यू आर को फिक्स रख दो, बस एस कोई भी रेजिस्टेंस चेंज कर दो, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में कि अकॉर्डिंग टू फिगर इन व्हीटस्टोन ब्रिज
तो टू रेजिस्टेंसेज P एंड Q आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड रिमेनिंग टू रेजिस्टेंस R एंड S आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दीज टू कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो ये PQ वाला कॉम्बिनेशन है और जो ये RS वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इनको इसने। ठीक है, जो सर्किट है उसकी बस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है कि सर्किट है क्या चीज़, ये बनाया कैसे हुआ है। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C एंड ए गैल्वेनोमीटर एंड की K2 इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। की K1 भी लिख लेना आप कि ये बैटरी एंड की K1 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो A और C के बिटवीन एक बैटरी और की, और B और D के बिटवीन उन्होंने एक क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में देख लो कि गैल्वेनोमीटर एक अपने पास इलेक्ट्रिक, आप ऐसे कह सकते हो इक्विपमेंट या उपकरण है, इलेक्ट्रिक उपकरण जो लैब में अपने काम आता है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसी चीज़ को मेज़र नहीं करता। गैल्वेनोमीटर ना ही तो करंट को मेज़र करता है, ना ही ये वोल्टेज को मेज़र करता है, ना ही ये रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। फिर इसका काम क्या है, ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताता है अपने को, करंट की ही डायरेक्शन बताने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर आप ऐसा मीटर होगा, उसमें एक यहाँ पे नीडल लगी हुई होगी। ठीक है, और वो नीडल क्या है कि अगर आपका करंट मान लो कोई सर्किट में आपने ऐसे लगा दिया इस प्रकार, इस सर्किट में, अब यहाँ पे ये जो इसकी नीडल है ये डिफ्लेक्ट होगी, या तो इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी। अगर तो इस साइड गई तो फिर आप कह सकते हो भी करंट आपका ऐसे जा रहा है सर्किट में, तभी धक्का मार के इसको इधर ले गया। और अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, तो ये वाला जो आपकी नीडल है ऐसे जाएगी, पॉइंटर ऐसे जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। तो गैल्वेनोमीटर आपको पता लग गया, एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स है उसमें काम आने वाली चीज़ है एक। और ये क्या चीज़ बताती है अपने को, करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती है कि करंट की डायरेक्शन किस साइड है सर्किट में किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब ये वाली चीज़ जो आगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ करवाने वाला हूँ मैं आपको, ये क्या है, एग्जामिनर में सॉरी जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेता कई बार एग्जामिनर। ठीक है, तो वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछता है, जो ये अब वो जो आपको पैराग्राफ करवा रहा हूँ ना ये वाला, कि रेजिस्टेंस आर्म्स साइड्स, यानी यहाँ पे देखो आपकी बुक है जो उसमें आर्म लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं साइड बोल रहा हूँ इसको क्योंकि आर्म मुझे इतना यानी नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो साइड लिखा है, वहाँ पे आर्म लिखा है, बात एक ही है वैसे तो। साइड यहाँ पे ज़्यादा यानी अपने को सही लगता है, लेकिन आपकी बुक में आर्म यूज़ किया हुआ, आर्म मतलब भुजा। ठीक है, साइड उसकी। तो जो P और Q लगे हुए हैं जिस साइड्स, उनको अपने रेशो आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो आर्म्स अगर आपको कहूँ तो वैसे इसको रेशो ब्रांच कहना चाहिए अगर सर्किट की भाषा में, सर्किट की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में इसको बोलें कि जो ये आपके पास AB है, P है जो वो आपका A और B पॉइंट के बिटवीन लगे, तो AB, और जो आपका ये BC है, AB और BC, ये दोनों क्या हैं, इनको अपने क्या बोल देते हैं, रेशो आर्म्स, रेशो साइड्स, या आप इसको रेशो ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, रेशो ब्रांचेस। ठीक है, इनका नाम दिया हुआ है, बस इनको क्या है, रेशो ब्रांचेस बोल देते हैं। नाम आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, द साइड इन विच नॉन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इज नॉन रेजिस्टेंस आर्म या नॉन रेजिस्टेंस साइड। ये जो आर होता है ये अपने बेसिकली क्या लेते हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, और जो आर रेजिस्टेंस होता है ना, ये आप क्या लेते हो, जो आप जब आप लैब में जाओगे तो वहाँ एक RB होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, वो लगाते हो यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है इसका काम ये होता है कि आप इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस सेट कर सकते हो। यानी अगर आपको 1 ओम का चाहिए, 5 ओम का चाहिए, 50 ओम का चाहिए, मतलब कि आप इससे रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। यानी कि जो अपना R है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये इसकी वैल्यू अपने को पता होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो इस कारण इसको नॉन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और इस जो जिस आर्म में ये लगा हुआ है, जिस साइड में ये लगा हुआ है, उसको अपने नॉन रेजिस्टेंस आर्म बोल देते हैं। समझ आई? तो दिस साइड CD इज नॉन, दिस साइड CD इन विच अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस साइड। जो ये CD साइड है इसमें S जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, S की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। ठीक है, वैसे देखो ये वाली चीज़ें हैं ना जो आपको अब इतनी नहीं समझ आएंगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना,
प्रैक्टिकल में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी 100% आपके। जितनी समझ आती है वो यहाँ पे समझ लो थियोरटिकली, जो बची हुई चीज़ें हैं वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब समझ आ जाएगा कि हाँ पी क्यू रेजिस्टेंस क्या होता है, आर कैसे लेते हैं, एस कैसे लेते हैं। वो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बता सकता। हाँ जब इसका आगे ही अभी अपने चैप्टर में जो थ्योरी आएगी वो आएगी आगे, जो टॉपिक है अपना व्हीटस्टोन सॉरी मीटर ब्रिज, ठीक है ना, मीटर ब्रिज का टॉपिक आएगा। तो उस मीटर ब्रिज के टॉपिक में आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि कैसे रेजिस्टेंस लेते हैं, क्या कुछ होता है। अब जिस साइड में साइड ए सी इन विच सेल इज कनेक्टेड इज कॉल्ड सेल साइड, यानी ए और सी के बिटवीन आप देखो सेल लगा हुआ है बैटरी, तो इसको सेल साइड, और बी और डी के बिटवीन गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इसको गैल्वेनोमीटर साइड या गैल्वेनोमीटर आर्म बोल देंगे। ये सारे नाम दिए हुए हैं। आज से यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया कि इस आर्म का नाम बताओ या और ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाँ जो एग्जामिनर है वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए यहाँ से पूछ भी सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है ना। अब जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स कंडीशन ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है वो देखो। अपने देखो सबसे पहले जो ये थ्योरी है ना इसकी, जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स कंडीशन ऑफ बैलेंस, ये सारी थ्योरी है ना, इसको पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर इस थ्योरी को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू सारा बता देता हूँ मैं आपको, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जब ये अरेंजमेंट कर देते हैं अपने, तो इस ई बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो इस की को लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा आई। ठंडे दिमाग से आराम से सुनना इसको, समझ आई बात, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना दिमाग पर, आराम से सुनते चलो। देखो आई करंट यहाँ से चला, जबकि K1 को आपने क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट कंप्लीट कर दिया आपने। आई करंट जब इस ए पर आया, ये ए एक जंक्शन है क्योंकि 3 वायर्स निकल रही हैं यहाँ से, तो इस जंक्शन पर ये जो करंट है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो 2 पार्ट में एक पार्ट I1 ऊपर गया और एक पार्ट I2 नीचे आया। समझ आई बात। अब देखो बात, जब आपका करंट I1 बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा और I2 डी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो अब सबसे कंफ्यूजन की बात ये है कि अब इस बी पॉइंट पर भी क्या है, आगे 2 वायर्स निकल रही हैं, और इस डी पॉइंट पर भी क्या है, 2 वायर्स निकल रही हैं। तो अब अगर तो आप कहते हो कि यहाँ पर भी करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अब एक ही वायर में 2 करंट फ्लो होने लग जाएंगे, ठीक है। एक करंट ऊपर से नीचे आएगा और एक नीचे से ऊपर। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन रूल है कि एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट जा सकता है, दो करंट कैसे फ्लो हो सकते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल कंडीशन। एक वायर में कभी भी 2 डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो हो सकता, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो हमेशा क्या होगा, आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक पाइप है, एक पाइप क्या, एक टंकी है, उस टंकी से एक पाइप लगा रखी है, वो नीचे एक टंकी पड़ी है छोटी, उसमें पाइप जा रही है वो वाली, ठीक है। तो ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में पानी आएगा, ठीक है। अब आपको अगर मैं एक बात बोलूं कि कुछ पानी, तो मान लो 5 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है वहाँ पे ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर क्या है 1 लीटर पानी अपने आप जा रहा है, तो अपने आप कभी नहीं जा सकता। ऐसे थोड़ा भी वाटर नीचे आ रहा है तो ऊपर भी अपने आप चला जाएगा, अपने आप कभी नहीं जाएगा। हाँ भेज सकते हो आप जरूर, ठीक है ना, भेज सकते हो, लेकिन अपने आप कभी नहीं जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ करंट एक ही वायर में 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो अब करंट जाएगा कैसे भाई, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा या डी पॉइंट पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये मुसीबत होगी, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने देखा, व्हीटस्टोन ने क्या किया, वो कहता कि चलो देखते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक की लगा दी। तो अब देखो जब उसने क्या किया, इस की को क्लोज किया, तो अब ये वाला अब जो बी और डी पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट हो गए, एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो व्हीटस्टोन ने देखा, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उसने कुछ पॉइंट में तो देखा कि इस बी से डी की टुवार्ड्स जा रहा है करंट कई केसेस में। फिर उसने इस रेजिस्टेंसेस को चेंज किया, और रेजिस्टेंसेस को चेंज करके देखा तो कुछ केसेस में करंट क्या था, नीचे से ऊपर की ओर भी जा रहा था।
यानी कि उसने ये चीज़ देखी कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे निर्धारित कैसे हो रही है, करंट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है। अब एक कंडीशन उसको बीच में ऐसी मिल गई कि जो करंट उसने यहाँ से भेजा ना, वो करंट डायरेक्ट इधर चला गया, इसमें करंट गया ही नहीं। आपने की भी लगा रखी है ये वाली, और यहाँ से जो करंट गया वो डायरेक्ट इसमें चला गया, मतलब कि बीच वाली साइड के ये वाले जो वायर है इसके कनेक्ट होते हुए भी इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। तो उसने सोचा कि यार ये तो बहुत ही गजब चीज़ है ना। ठीक है, फिर वायर कनेक्ट भी कर रखी है, सर्किट कंप्लीट भी हो रखा है, फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा आपका। तो ये बड़ी उसको इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो अब उसने क्या किया कि यहाँ से एक रिजल्ट निकाला चारों रेजिस्टेंस के बिटवीन, जो आपके पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस के बिटवीन उसने एक रिजल्ट निकाला, और इसी रिजल्ट को उसने कहा बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, एक चीज़ आपको पता लगी, बैलेंसिंग कंडीशन में जो ये बीच वाली साइड है या गैल्वेनोमीटर वाली साइड है या गैल्वेनोमीटर वाली आर्म कह सकते हो आप, इस गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, हालांकि ये गैल्वेनोमीटर सर्किट में कनेक्टेड है। अब क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न उसने फाइंड किया। तो उसका रीज़न उसने ये फाइंड किया कि जो करंट का फ्लो होता है, करंट हमेशा फ्लो कैसे होता है कि आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट के बिटवीन आपको क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। तो उसने देखा कि जब भी अपने किन्हीं दो पॉइंट के बिटवीन करंट को फ्लो करवाना है तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए। एक का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एक का पोटेंशियल है वो लो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई और एक का लो होना चाहिए, वी ए और ये वी बी, तब करंट फ्लो होगा। और ये चीज़ मैंने आपको जब पोटेंशियल, जब आपका चैप्टर नंबर 3 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी आपको कि जिस प्रकार वाटर का फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की साइड होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर वाटर का प्रेशर हाई होता है, नीचे लो होता है। तो उसी प्रकार जो आपका करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। समझ आई बात? तो ये इसका रीज़न है। तो उसने कहा कि जब आपका क्या है कि ये वाला बी पॉइंट इस डी पॉइंट से हाई है, इसका पोटेंशियल बी का पोटेंशियल डी से हाई है, तो जो आपका करंट है वो बी से डी की साइड जाएगा। और दूसरी चीज़ उसने कही कि जब आपका बी का पोटेंशियल डी से लो है तो तब आपका करंट डी टू बी जाएगा। और जब आपका क्या है, बी और डी का पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो इसके बिटवीन कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये उसने रिजल्ट निकाला। तो करंट फ्लो किस पे डिपेंड करा बच्चों? पोटेंशियल की वैल्यू पे। पोटेंशियल यानी इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आपको पता है करंट को फ्लो होने के लिए ये चीज़ हमेशा याद रख लो, आपको 2-3 बार मैं बता भी चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं। मैंने आपको जो घरों में वायर आती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर आती है, वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि दो वायर के थ्रू आती है। एक वायर आपकी ग्राउंडेड होती है, एक में करंट आता है 220 वोल्ट पे होती है और एक 0 वोल्ट पे। दोनों के बिटवीन 220 वोल्ट का क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो दो वायर के थ्रू इसी कारण आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना चाहिए करंट के फ्लो के लिए, अन्यथा आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया, व्हीटस्टोन ने यहाँ पे ये एक रिलेशन निकाला कि इन पी क्यू आर एस की वैल्यू को अपने इस प्रकार से सेट कर दें कि क्या हो जाए, इस बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि मान लो ये ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा ना, इन दो पॉइंट के बिटवीन भी 4 वोल्ट होगा, मतलब इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। कुछ भी कह सकते हो, बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए या ए बी और ए डी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, तब क्या होगा, जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आपका पी से जितना करंट जा रहा है उतना करंट ही क्यू में जाएगा। इस कंडीशन को अपने बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं। समझ आई बात मेरी सारी? अब देखो इसको यहाँ पे अपने समझते हैं, जो मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है।
तो क्या किया कि अपने देखो जब जो यहाँ पे मान रहे हैं ना, अपने जो ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी जो ये वाला टॉपिक है उसमें अपने ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि बी का जो पोटेंशियल है वो डी से हाई है। ठीक है, बी का पोटेंशियल डी से हाई है, तो आपका जो करंट है यहाँ पे वो बी टू डी फ्लो हो रहा है। सेम पोटेंशियल पे एक बार नहीं मान रहे, अपने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल मान रहे हैं, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें सेम पोटेंशियल मान लेंगे और अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। अपने ये मान रहे हैं कि बी का पोटेंशियल डी से ग्रेटर देन, मतलब बी टू डी करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये I1 करंट यहाँ पे जाएगा इस बी पॉइंट पर, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। IG करंट तो यहाँ पे चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और I3 करंट यानी कि I3 क्या है, I1 माइनस IG। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, जैसे मान लो I1 4 एम्पियर है, उसमें से 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 3 जाएगा, 3 यानी 4 माइनस 1 जाएगा। तो वही I1 माइनस IG को मैंने I3 कहा है। ये करंट यहाँ जाएगा और यहाँ जाके जो इधर से I2 करंट हो रहा है इसके साथ मिल जाएगा और इधर चला जाएगा I2 प्लस IG करंट बन के ये I4 की वैल्यू आ गई। तो ये सारी करंट की डायरेक्शन आपको मैंने बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सारे की थ्योरी ये वाली है। देखो कैसे कि व्हेन की K1 is closed, current I is flowing at junction A, it divides into two parts I1 and I2, I1 और I2 में डिवाइड हो जाता है। Now by closing की K2 at point B और D, current will also divide into two parts, B या D पर करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। The direction of current depends upon potential of B and D, potential of B and D पर डिपेंड करेगी डायरेक्शन करंट की। Let VB greater than VD, then current will flow from बी टू डी, जो करंट है वो बी टू डी फ्लो होगा। सो एट जंक्शन बी जंक्शन पर करंट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स आई जी एंड I3, जो I3 की वैल्यू है वो I1 माइनस IG है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, व्हेन वी सेलेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन व्हीटस्टोन्स ब्रिज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी विल सेम। जब अपने क्या करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ रेजिस्टेंस को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो बी और डी का पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, उनकी वैल्यू इस हिसाब से सेट कर लेते हैं, देन नो करंट फ्लो फ्रॉम बी टू डी। तो इस कंडीशन में जो बी टू डी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी आई जी की वैल्यू जीरो होगी। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, आपके पास जो आई जी है वो जीरो हो जाएगा, और आई जी जीरो हो गया तो अब देखो आप यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे आई जी जीरो कर दूँ तो ये वाला I1 आपका I3 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं आई जी जीरो कर दूँ, देखो कैसे आई जी को यहाँ पे जीरो कर दूँ मैं, तो यहाँ आपके पास देखो I2 प्लस आई जी है, इसमें आई जी जीरो हो गया तो I4 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। समझ आई बात, तो आपको ये कंडीशन आ जाएगी। तो अब देखो बैलेंस कंडीशन की स्टेट में आपके पास VB और VD यानी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को माइनस लगा दिया, या आप कह सकते हो कि दोनों को VA में से माइनस कर दिया, क्योंकि VA यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। VA यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट है फॉर्मूला निकालने के लिए। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों फिर इक्वल कैसे हो जाएंगे, तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अपने वैल्यू मान लेते हैं कि VA है वो 10 वोल्ट है, VB की वैल्यू 4 वोल्ट है, VD की वैल्यू भी 4 वोल्ट है। तो अब देखो इधर 10 माइनस 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 6। इधर भी क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो इधर भी कितना बचा 6, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा, VA माइनस VB और VA माइनस VD, यानी कि A और B और A और D पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको कहता हूं कि A और B के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा ही हुआ है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ I1 इंटू P हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR होता है, तो आप कहोगे कि सर पोटेंशियल जो डिफरेंस है VA और B के बिटवीन वो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, I1P के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरीके से कहोगे कि सर यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बिटवीन, अपने को ओम लॉ ने बता ही दिया था भी दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो I इंटू R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे I2 इंटू R हो जाएगा। तो अपने इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, बस फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। तो देखो फ्रॉम ओम्स लॉ
मैंने यहाँ पे देखो एक एक चीज़ बच्चों एक्सप्लेन की है कि जो चीज़ आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस के एंड पे। तो वी ए माइनस वी बी आई वन पी और वी ए माइनस वी डी आई टू आर, किससे? ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो वी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है? पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर अपने इन दोनों इक्वेशन से ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दी थर्ड। अब दोबारा मैं यही इक्वेशन काम में ले रहा हूँ वी बी और वी डी वाली। तो वी बी और वी डी वाली इक्वेशन काम में लेके और वी बी बराबर वी डी है, तो वी बी माइनस वी सी और वी डी माइनस वी सी। अब वी सी का पोटेंशियल इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं। देखो वी सी है, ये भी कॉमन पॉइंट है जिस तरह ए कॉमन पॉइंट था। तो अब वी सी दोनों में से मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब ये भी क्या होगा? डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि वी बी और वी डी मान लो आपके पास 4 वोल्ट हैं और ये भी 4 वोल्ट है और वी सी की वैल्यू आपके पास 2 वोल्ट है। तो इधर भी 4 माइनस 2 बनेगा, इधर भी 4 माइनस 2। तो 2 वोल्ट ये हो जाएगा, 2 वोल्ट ये हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपके पास सेम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेम होगा। तो अब देखो जो जो आपके पास बी और सी है, तो बी और सी पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई थ्री इंटू क्यू हो रहा है और नीचे वाले में से आई फोर इंटू एस हो रहा है। तो ऊपर वाले का तो आप लिखोगे क्या? आई थ्री इंटू क्यू और आई फोर इंटू एस। बट अपने जानते हैं ऊपर अपने अभी पढ़ा था कि बैलेंस कंडीशन में आई वन आई थ्री के इक्वल और आई टू आई फोर के इक्वल है। समझ आई बात? तो अब अपने क्या करते हैं कि जो ये वाली इक्वेशन आ रही है ना आपके पास आई थ्री आई फोर वाली, इसमें आई वन आई टू में बना देते हैं इसको। इस आई थ्री की जगह आई वन पुट कर देते हैं और इस आई फोर की जगह आई टू पुट कर देते हैं। तो आई वन क्यू बराबर आई टू एस आ जाएगा आपके पास। समझ आई बात? अब इक्वेशन 4 आ गई। अब अपने क्या करेंगे? इक्वेशन 3 आई है जो अपने ये वाली, और इक्वेशन 4 दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करने से अपने पास आ जाएगा वो एक कंडीशन आ जाएगी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। मतलब ये है कि जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ले रखा है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के जो दोनों ऊपर वाले रेजिस्टेंस है इनका रेशो और जो दो नीचे वाले रेजिस्टेंस है इनका रेशो सेम हो तो इस साइड को लगाने का कोई तुक नहीं रहेगा। आप इस वायर को हटा भी सकते हो, इसको चाहे लगाओ चाहे हटाओ, बात एक ही है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की अपने क्या बोल देते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन या बैलेंस्ड कंडीशन बोल देते हैं। और इसमें अगर अपने को तीन रेजिस्टेंस मान लो जो P Q और R है इनकी वैल्यू पता हो और S की वैल्यू निकालनी हो तो S को P की जगह पे ले जाओ, P को S की जगह पे ले आओ और Q को R के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो S इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन P आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लैब में आपको तीन वैल्यू पता होंगी, एक वैल्यू आपको निकालनी होगी इसी फॉर्मूले की हेल्प से। समझ आई बात? अब नीचे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज to be sensitive resistances of four branches must be same order। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के लिए या सेंसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जो चारों रेजिस्टेंस है ब्रांचेज में वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक रेजिस्टेंस 10 ओम का ले लिया, एक 20 का ले लिया, एक 50 का ले लिया और एक आप ले रहे हो 1000 ओम का। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते। चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के, मतलब एक 10 20 50 है, एक 40 का होना चाहिए, 100 तक चल जाएगा, लेकिन इससे आगे लोगे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। समझ आई? तो ये क्या है जो आप प्रीकॉशंस लिखते हो ना, प्रैक्टिकल करोगे ना जब आप, तो उसमें हर एक प्रैक्टिकल के लास्ट में आपको प्रीकॉशंस लिखनी होंगी। तो उस प्रीकॉशन का ये एक पॉइंट है। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए? चारों जो रेजिस्टेंस है सेम ऑर्डर के होने चाहिए। समझ आई बात? तो ये आपका था बच्चों आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है उसको ये टॉपिक हार्ड लग सकता है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, वो सारा चीज़ जिस बच्चे के क्लियर है वही बच्चा इस टॉपिक को समझ सकता है। दूसरे की इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पीछे वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी बच्चों, उसमें से आप उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, फिर इस टॉपिक पर आओ आप। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।